किस जगह पर शादी कर दी मेरे माता पिता ने। ऐसा निकम्मा पति मिला है जो एक ढंग का तोहफ़ा भी नहीं दे सकता। आज जन्मदिन है मेरा और तोहफे में उठाकर क्या लाया, ये फूलों का गुलदस्ता और ये 1000 रुपये की साड़ी। शादी के इन 16 सालों में कोई साल तो ऐसा गया हो जिसमें कोई गहना ला कर दिया हो। इससे तो मेरी सहेली मीरा ही अच्छी। उसका पति हर बर्थडे पर कुछ ना कुछ गहना उसे तोहफे में तो देता है, फिर वो पहनकर इतराती हुई सबको दिखाती फिरती है। यहाँ तो पति को दूसरे को दिखाने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। क्या दिखाऊं, ये साड़ी और ये गुलदस्ता। वंदना निरंतर बड़बड़ किए जा रही थी, जबकि राजेश चुपचाप बैठा अपना बैग तैयार कर रहा था। साथ ही साथ उसकी बड़बड़ाहट भी सुन रहा था। वो भी क्या बोलता बेचारा। पत्नी महत्वाकांक्षी जो थी और अब नई नई सहेलियों के साथ और भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गई थी। कम से कम में तो खुश ही नहीं होती। और वो ठहरा एक टीचर, महीने के 35-40 हज़ार रुपये कमाने वाला। उसकी जेब खर्च ज़्यादा उसे रोक देती। आखिर एक मध्यम वर्गीय परिवार की और भी जिम्मेदारी होती हैं। जब पत्नी ही नहीं समझती तो पति तो इस चीज़ को समझेगा ही। राजेश की कोई इतनी तनख्वाह भी नहीं थी कि पूरे परिवार का खर्चा निकालने के बाद इतना पैसा निकाल पाए। दोनों बच्चों की पढ़ाई थी, अम्मा की दवाइयाँ, घर के खर्चे, रिश्तेदारी भी देखना होती थी। बच्चों की हर स्टडीज के लिए भी कुछ तो जमा करके रखना था। आखिर मध्यम वर्गीय आदमी अपना हाथ खींचे भी तो कितना, और ऊपर से सोने के भाव तो वैसे भी आसमान छू रहे थे। और बेचारे को ऐसी पत्नी मिली थी जो हमेशा दूसरों को देख देख कर हमेशा उस पर दबाव बनाती कि वो उसे तोहफे में सोने के गहने ही ला कर दे। ये तक नहीं देखती कि उसका परिवार उसकी कितनी कद्र करता है। वो रात के 10 बजे ही सो गई थी। उसके बर्थडे के लिए राजेश और बच्चों ने मिलकर हॉल सजाया था। अम्मा जी ने अपने हाथों से गर्मा गर्म हलवा बनाया। राजेश 10 बजे के बाद मार्केट जाकर खास उसके लिए केक लेकर आया। सबको लगा था कि ये सब देखकर खुश होगी, पर नहीं। 12 बजे सब ने उसे सरप्राइज़ दिया तो अपने तोहफे को देखकर उसने तो चिल्लाना शुरू कर दिया। सबके प्यार और दुलार को सिर्फ तोहफे के पीछे कुछ नहीं समझा। सब ने प्लान कर रखा था कि आज कोई भी कहीं नहीं जाएगा, बल्कि घर पर रहकर वंदना का बर्थडे बनाएगा कुछ खास तरीके से। लेकिन वंदना थी कि इस तरह के व्यवहार से सब लोग हैरान तो नहीं पर परेशान थे। हैरानी इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो तोहफे में सिर्फ गहने सोचती है, पर परेशान इसलिए कि सबका मूड ऑफ हो चुका था। वो कभी घर की भावनाओं को नहीं देखती। इसलिए सुबह होते ही बच्चे मनन और वाड़ी चुपचाप अपने स्कूल चले गए और अब राजेश भी स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मा जी भी नाश्ते में मसालेदार खिचड़ी बनाकर अपने कमरे में माला फेर रही थी। जानती थी कि आज वंदना कुछ नहीं करेगी क्योंकि वो अभी भी बड़बड़ा रही थी। राजेश अम्मा जी के कमरे में गया और बोला, अम्मा मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम कुछ दवाई खाकर ले लेना। अम्मा जी ने एक नज़र राजेश की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो रखी थी। साफ लग रहा था कि अपनी इस पत्नी के व्यवहार से वो शायद रो भी चुका है। पत्नी जी ने उसे शांत करने के लिए इशारा किया और उसे अपने पास बुलाया। राजेश जाकर अम्मा के पास बैठ गया। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तूने कुछ खाया? अम्मा की बात सुनते ही राजेश की आंखों में आंसू बह निकले। भूख नहीं है अम्मा, सब ठीक हो जाएगा, बस तू शांत रह मेरे बच्चे और अपने आप को मजबूत कर। मैंने मसालेदार खिचड़ी बनाई है तेरे लिए, बच्चों के टिफ़िन में भी वही रख दी थी, तू भी वही खा ले। रुक मैं लेकर आई। अम्मा की बात सुनकर राजेश कुछ कह नहीं पाया। अम्मा उठकर जाने लगी तो राजेश ने रोक दिया। अम्मा मुझे सचमुच भूख नहीं है, आप बैठो, बस मैं अभी निकलता हूँ। टाइम से पहुँचूँगा तो सही रहेगा। आप नाश्ता कर लेना, देर हो रही है। रुक मैं तेरा टिफ़िन पैक कर देती हूँ, वहाँ खा लेना। राजेश ने रोकने की कोशिश की पर अम्मा मानी ही नहीं। माँ तो माँ होती है। रसोई में गई और खिचड़ी टिफ़िन में पैक कर दी और लाकर राजेश को दे दिया। याद से खा लेना, भूखा मत रहना और ज़्यादा सोचना मत, अभी कमज़ोर हो गया है। और क्या हुआ, भगवान ने भी तो हमारी किस्मत में कुछ लिखा ही होगा। अम्मा उसके सिर पर हाथ फोड़ते हुए बोली। अम्मा को देखकर राजेश मुस्कुराते हुए वहाँ से रवाना हो लगा। तभी अंदर से वापस वंदना का बड़बड़ाना शुरू हो गया था। लो चल दिए सब लोग अपने अपने काम पर, किसी को मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। मैं यहाँ नौकर लग रही हूँ सबकी, जो अपने जन्मदिन के दिन भी मुझे आराम नहीं है, पर मैं भी नहीं करने वाली काम। जा रही हूँ अपने मायके। पता नहीं ऐसे लोग जो अपनी बीवी के शौक़ पूरे नहीं कर पाते वो शादी ही क्यों करते हैं। अचानक ये शब्द राजेश के कान में पड़े तो दोबारा उसका मूड ख़राब हो गया था। अम्मा तुम कहो तो मैं तुम्हें मौसी के घर छोड़ दूँ, हम लोग तो चलो अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें दिन भर इसको झेलना पड़ेगा।
अरे कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। तू बस शांत मन से अपने काम पर जा। वैसे भी ये तो अपने मायके जा रही है तो शांत रहनी ही है। फिर बच्चे भी तो घर पर आएंगे, वो कहाँ जाएंगे? अम्मा ने कहा और राजेश को वहाँ से वापस स्कूल के लिए रवाना कर दिया और अपने कमरे में आ गई। अभी राजेश को कुछ देर बीती ही थी कि वंदना भी वहाँ से रवाना हो गई। वंदना के जाते ही अचानक अम्मा जी का मोबाइल बज उठा। किसी अजनबी का फ़ोन था। उसने कहा कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया। अम्मा रोती हुई वंदना को फ़ोन लगाने लगी। वंदना ने तो फ़ोन उठाया, लेकिन अम्मा जी की बात सुने बगैर ही बोलना शुरू कर दिया। अम्मा जी, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं नहीं रुकने वाली। मैं अपने मायके जा रही हूँ तो जा रही हूँ बस। कम से कम आप लोगों से अच्छा जन्मदिन तो मेरे माता पिता ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। बहू वह इसके आगे अम्मा जी बोल ही नहीं पाई, क्योंकि वंदना ने फ़ोन काट दिया था। बेचारी अम्मा जी बार बार फ़ोन ट्राई करती रहीं और उधर वंदना थी कि फ़ोन काटे जा रही थी। आखिर थक हार कर अम्मा जी पड़ोस में रहने वाली सुधा जी के घर पहुंची और वहां जाकर उस फ़ोन से कॉल के बारे में बताया। अरे भाभी जी, कौन से अस्पताल में एडमिट कराया है? उसने ये नहीं बताया। मैंने तो पूछा ही नहीं, मेरा तो एक्सीडेंट का नाम सुनकर ही हाथ पैर फूल गए थे। अम्मा ने रोते हुए कहा, लाइए आपका फ़ोन दीजिए, मैं ज़रा फ़ोन करके पूछता हूँ उस नंबर पर। सुधा जी ने फ़ोन करके बात की और सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके अम्मा जी को लेकर अस्पताल पहुंची। सादी अपनी बहू को राजेश के घर की चाबी दे दी, ताकि जब दोनों बच्चे आएँ तो उन्हें घर की चाबी दे दे। अस्पताल पहुंचकर देखा तो राजेश के सिर पर हल्की चोट लगी थी और बाएं हाथ में फ्रैक्चर था। भगवान का शुक्र था कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। हॉस्पिटल जाकर भी अम्मा ने दोबारा वंदना को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो अम्मा ने भी थक हार कर फ़ोन लगाना बंद कर दिया। इधर बच्चे जब घर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए अम्मा हॉस्पिटल गई है। तो 7 साल मनन रहने लगा। यहाँ तक कि 15 साल की बाड़ी भी घबरा गई। तब सुधा जी की बहू ने अम्मा से बाड़ी की बात करवाई। अम्मा ने बाड़ी को समझाया कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, पापा को हल्की फुल्की चोट लगी है, शाम तक छुट्टी मिल जाएगी। तब जाकर बाड़ी को तसल्ली हुई और वो मनन को चुप कराते हुए घर ले आई। घर लाकर उसे कुछ खिला खिलाकर सुला दिया। शाम को राजेश और अम्मा जी के आने के पहले वंदना घर पहुंच गई, लेकिन बच्चों ने उनसे कोई बात नहीं की। लेकिन अम्मा जी को घर में न देखकर वंदना ने पूछा, तुम्हारी दादी कहाँ गई है और तुम दोनों अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहकर तो गई थी मैं अपने मायके जा रही हूँ, फिर भी ना जाने कितनी बार फ़ोन लगा दिया और अब तुमको अकेला छोड़कर चली गई। उनकी बात सुनकर बाड़ी को बहुत गुस्सा आया। वो अपने कमरे में गई और अपने कमरे से अपना और मनन का दोनों का गुल्लक उठाकर ले आई और उसके सामने रखते हुए बोली, मम्मी आपको गहने चाहिए ना? ये 2 गुल्लक हैं, इन्हें फोड़ लो और जो भी पैसा निकले उससे अपने गहने खरीद लेना। जानती हूँ कि मैं इसमें पैसा कम है, लेकिन वादा करती हूँ कि जब बड़े होकर कमाने लग जाऊँगी ना तो आपको गहने दिलवा दूँगी, पर कम से कम भगवान के लिए घर में शांति तो रहने दो। यूँ हर समय पापा के पीछे मत पड़ी रहो। कहते कहते बेचारी रोने लगी। आज पहली बार वंदना ने बाड़ी को चिल्लाते देखा था, और वह भी अपने पापा के कक्ष में। ये देखकर वंदना और ज़्यादा तिलमिला गई। ओह, तो ये सब सिखाया जा रहा है तुम्हें मेरे खिलाफ? अरे एक औरत अपने पति से अपनी ज़रूरत के लिए नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? तुम भी 15 साल की हो गई हो, क्या तुम्हें समझ नहीं है? अपनी माँ से बोलने की तमीज़ नहीं तुम्हें? तमीज़ की बात तो आप कीजिए ही मत मम्मी। हमने पूरी रात आपके लिए इतनी मेहनत की, लेकिन आपको वो सब नहीं दिखा। आपको दिखा तो सिर्फ कि तोहफे में सोने के गहने नहीं थे। आपकी सहेलियाँ क्या करती हैं क्या नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप क्या करती हैं इससे हम सबको फ़र्क पड़ता है। आज पापा कितनी टेंशन में घर से निकले थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और आपको अभी भी अपने तोहफे की पड़ी है। एक्सीडेंट? कैसे हो गया एक्सीडेंट? मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मा आपको बार बार फ़ोन लगा रही थी ना, आपको एक बार फ़ोन उठाना कर पूछना भी चाहिए था। आपने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। आपको जो ठीक लगा आपने वो किया। आपको तो गहने चाहिए थे, पति से आपको क्या लेना देना? अपनी बेटी के पास सुनकर वंदना शॉक्ड रह गई। तब तक अम्मा और सुधा जी राजेश के साथ घर लौट कर आए। राजेश को देखते ही वंदना उसके पास दौड़ती हुई गई और बोली, आप ठीक तो हैं ना? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? लेकिन उसे देखकर राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस अम्मा से ही बोला, अम्मा मैं आराम करना चाहता हूँ, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। सुधा जी भी अपने कमरे रवाना हो गई, पर अम्मा वंदना से बोली, बहू तुझे पति नहीं गहने चाहिए ना? ये मकान बेच कर तुझे तेरे गहने दिलवा दूँगी। हम किराए के घर में रह लेंगे, पर मेरे बेटे को चैन से रहने दो। आज वो रो कर गया है घर से, सिर्फ तेरी जिद के कारण।
एक बार उसके बगैर अपनी ज़िंदगी सोच कर तो देख, क्या तुम अकेली घर की जिम्मेदारी उठा लोगी? ऐसा तोहफा ही किस काम का जो किसी की जान ही पर ही बनाए। अम्मा जी के इस सवाल से ही वंदना सिहर गई और रोती हुई अपने कमरे में आ गई और राजेश से बोली, मुझे कोई गहने नहीं चाहिए, तुम हो तो सब कुछ है, मुझे माफ़ कर दो। वंदना की बात सुनकर राजेश मुस्करा दिया। वंदना, मुझ तुमने मुझे समझा वही बहुत है। इस मध्यम वर्ग के लोगों की अपनी एक सीमा होती है, हम कितनी ही कोशिश कर लें उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। बस और मुझे क्या चाहिए। और आखिर राजेश ने भी वंदना को माफ़ कर दिया था। दोस्तों, कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।